गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा और पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। अब बात आगाज से बहुत बढ़ गई है, पूरा दिन अच्छा गुजरना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कब पता चले कौन क्या बात कहे और आपका मूड खराब हो जाए, yes. या कब क्या कुछ हो जाए जब आपका मूड खराब हो जाए और फिर पूरा दिन उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब बाकी पूरा दिन भी खराब हो जाता है और समटाइम्स वो ऐसी बात होती है, ऐसा मामला होता है कि उसके बाद कई दिन तक आप उस पर सोचते रहते हैं कि ये हुआ क्या मेरे साथ। हम क्यों सोचते हैं इतना? अच्छा, हर कोई नहीं सोचता, कुछ लोग ज्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग ज्यादा सोचते हैं, और समटाइम्स कोई ऐसी बात होती है जो कि आपको ट्रिगर ज्यादा करती है और वही बात किसी और वक्त में शायद ट्रिगर ना करे, और वो बात हो सकता है किसी और को ट्रिगर करती ही ना हो। जैसे कि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो कि समटाइम्स आपको ट्रिगर करते हैं, समटाइम्स ट्रिगर नहीं भी कर रहे होते हैं। बट मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं उनके दरमियान भी, और अगर आपकी फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रही है तो ज़्यादा ही मैटर कर रहा होता है। मुझे समझ नहीं आती कुछ लोग सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स में इतनी एहतियात क्यों नहीं करते। उन्हें क्यों इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी किसी एक बात से, किसी एक जुमले से, किसी एक जेस्चर से अगला बंदा अपसेट हो सकता है। एंड यकीन जाने कि जब आप उस पूरे इंसिडेंट को सोचते हैं तो आपको ये लगता है कि वो बंदा आपको ऑफेंड करने आया। अब ये बताएं क्या हुआ है आपके साथ? मुद्दे पे ऐसी मैं मुद्दे पे आए, मैं सुनना चाहती हूँ, मुझे स्टोरी सुननी है। अच्छा, हुआ ये कि आई वाज इन अ मीटिंग और वहाँ पे एक और साहब आए, मैं नहीं जानता था उनको। ये कल की बात है? कल की बात है। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर अब आपने पूछ लिया तो बात पहुंच तो जाए, पर आई डोंट केयर अगर पहुंच भी जाए तो, रादर आई वांट कि पहुंच जाए। हाँ, एक और साहब आए आगे, हाँ, सो एक और साहब आए तो, और दूसरे साहब जिनसे मेरी मीटिंग थी उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या इन्हें जानते हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं इनको नहीं जानता। तो वो साहब लगता थोड़ा सा माइंड कर गए, उन्होंने कहा नहीं आप मुझे जानते हैं। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता। उन्होंने कहा नहीं, बहुत दफ़ा मुलाकात हुई। मैंने कहा अच्छा, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा एक बार एक इवेंट पे आपने मुझे अनाउंस किया था स्टेज पे। मैंने कहा हाँ, मैं एक्चुअली बहुत इवेंट्स होस्ट करता हूँ, मैं बहुत से लोगों को इन्वाइट करता हूँ स्टेज पे। समटाइम्स हमें सिर्फ नाम लिखवाए जाते हैं और हम सिर्फ इनवाइट करते हैं, आपको नहीं पता होता। मतलब मेरी फुप्पी का पुत्र तो नहीं है कि मैं उसे याद रखूं, नहीं याद होता। और अक्सर लोग, हम तो मतलब लेट्स सपोज हम तो एक या दो लोग ही स्टेज पे होते हैं, आप कभी जिसको इनवाइट किया उससे पूछें, उसको भी अक्सर याद नहीं होता। बट एनीवेज जी, आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि मैं इस बारे में शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ, मुझे लगा कि थोड़ा सा ना वो अनकंफर्टेबल हो गए समहाउ। एनीवेज, सो उसके बाद हुआ ये कि जिनसे मेरी मीटिंग थी उनसे मेरी चूंकि बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस, हमारी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या लेंगे, तो मैंने कहा जी मैं कॉफ़ी विदाउट शुगर लूँगा, मैं केक नहीं खाऊंगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस आजकल ज़्यादा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा आप बहुत ख्याल रखते हैं अपने आप का, आप आजकल देखता हूँ स्विमिंग वगैरह भी बहुत रेगुलर करें। तो मैंने कहा हाँ, मैं जिम नहीं कर रहा, बट मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि मैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाऊँ, जो कि मैं ज़्यादा बात कर भी रहा होता हूँ उससे मुतालिक। हाँ, कितना अच्छा कर पा रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ बहरहाल। तो इसी तरह बात हुई, उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी एज क्या है। मैंने उनको बताई कि मेरी ये एज है, फलानी एज है। हाँ। तो दूसरे साहब कहते हैं आप उससे बहुत बड़े लगते हैं। मैंने कहा किससे बहुत बड़े लगते हैं? अपनी एज से बहुत बड़े? ये पहली दफा आपको मैंने एग्जैक्टली कहा, मैंने कहा ये पहली बार मुझे किसी शख्स ने कहा है कि आप इससे बड़े लगते हैं। क्योंकि आपने उनको ये कहा था ना कि आप उनको जानते नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना था। एक बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी नहीं तो फिर अच्छा फिर क्या हुआ? यानी एक तो इन्होंने ये कहा कि आप अपनी एज से बहुत बड़े लगते हैं। दूसरा उन्होंने कहा आप अपना बहुत ख्याल अब रखा करें आप जिस एज में दाखिल हो गए। तो ये मुझे और बात जरा हिट कर गई। तो फिर आपके भाई ने पूरा किया ना, मैंने पूछा आपकी एज क्या है, उन्होंने कहा आप गेस करें। मैंने कहा 57। He was 47. There you go. कहते हैं आपने मेरे साथ बदला उतारा। मैंने कहा मेरा बनता था। फिर कोई बात, मैंने कुछ कहा तो कहते हैं अब आप माफ़ नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, माफ़ी नहीं मिल सकती, इस केस में माफ़ी नहीं मिल सकती। सो अगर आपने इंटरेक्शन करनी है मेरे साथ तो ये बात मान लें, मुझे इस तरह नहीं चढ़ना आपने, मैं छिड़ जाता हूँ। चले ये आए दिन देखे ना किसकी क्या बात होती है, क्या बात आपको बुरी लग जाए आपको पता नहीं चलता। तो सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स वाकई वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस तरीके से, किस तरह अपने आप को उस गैदरिंग में कैरी करना है। मैं कभी नहीं जाती और मैं कभी किसी को कहती हूँ हाँ मैं आपको तो, आप तो मुझे जानते हैं पहले से। मतलब जब आप एंटर होते हैं किसी महफिल में, आदाब है उसके कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं है किसी के साथ तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है कि मैं ये हूँ और वो अगला जानता है तो वो खुद कह देता है या भूल के, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई डोंट नो, लेकिन उसके बाद हुआ है कि थ्रू आउट द मीटिंग वो साथ खामोश रहे। चले आपने खामोश करवा दिया ना, बनता था ना, चले आपने खामोश करवा दिया, ये अच्छी बात है। बट आई डोंट नो, फिर मैंने शेयर किया अपने एक और दोस्त के साथ, उसने मुझे कहा कि वो तुम्हें अटेंड कर रहा था, तुम हो क्यों गए। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये दिस इज समथिंग। वैसे आप ट्रिगर हो जाते हैं कुछ चीजों पे हो जाते हैं ना, वैसे हर कोई होता है, लेकिन मुझे लगता है नहीं एज वेज पे नहीं होते। वैसे आप वैसे भी लाइक
आप थोड़ा हाँ, सा होता ट्रिगर हूँ। हो जाते हैं किसी चीज़ों किसी पे, है ना? मामले में हो जाता हूँ। मुझसे थोड़ा कम होते हैं लेकिन हो जाते हैं। लेकिन हाँ, सच में उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे तो देखो इतनी सी देर होती है सिर्फ, हाँ उसके बाद लेकिन तो बस आई डोंट थिंक सो। इसमें होता है कि मैं बहुत चीजें बर्दाश्त कर रहा होता हूँ, मैं नहीं इसमें रिएक्ट करता। फिर छोटी सी बात होती है, मेरा तो सारा- ग्लास फुल होता है हाँ, ऑलरेडी, तो तो वो स्पेल हो देखें, जाता है। हाँ ये बात होती है ना कि आपको वो चीज़ इफेक्ट कर रही होती है, आप सिर्फ उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। तो कोई छोटी सी चीज़ जो है ना, जब आपको कहते हैं ना ग्लास फुल होता है, तो फिर वो और उसमें अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो ओवरफ्लो करता है। सो ये मामला मेरा ख्याल आपके साथ हुआ। तो चले, अच्छा ये होता है कि तरीके से उस टाइम पे बात एक्सप्रेस कर लिया करें, बट हर इंसान डिफरेंट है, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है कि आप किसी महफिल में जाते हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं सलाम के साथ। इट्स परफेक्टली फाइन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो चलें, आज का ये था ज्ञान, हमने कहा हाँ, आपसे दूसरा ही share क्या करें। चलें, फॉर एग्जांपल चलें, यू नो एज पे लेट्स टॉक अबाउट इट। नहीं, हम जरा इस पे ज़्यादा कॉन्शियस हो भी रहे होते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, हम सब जा नहीं, रहे हैं, हमें होना है। हर दिन एक जिंदगी के दिन कम हो रहा होता है, तो ठीक कोई है, मसला नहीं है। नहीं, माय पॉइंट इज Very कि किसी को uncomfortable ये topic. कहना कि आप उस यू नो ठीक है, नॉर्मल है ना, हर एज का एक सर्टेन ज़ाहिर है उसके डायनामिक्स होते हैं और वो रहेंगे। इस पे किसी को कॉन्शियस करने की मुझे लगता नहीं कोई ख़ास ज़रूरत है, स्पेशली अगर कोई ख्याल ज़्यादा रख रहा हो अपना, उसको तो बिल्कुल ना कहें, वो ज़्यादा सोचता है फिर। अच्छा, उसमें फिर वो कहते हैं नहीं आपको क्या टेंशन है, वो लड़की होती तो मसला होता। मैंने कहा नहीं, जेंडर हैज़ नथिंग टू डू विद दिस एक्चुअली। कोई भी ख्याल रखे, उसको आप इस तरह कहेंगे तो वो थोड़ा सोचेगा कि मैं कुछ ऑफेंड हो गलत कर रहा जाएगा, हूँ फिर। हाँ अगला बंदा ऑफेंड हो जाता है, और ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों का। तो ये अच्छा, ये तो एक एग्जांपल हमने कोट किया, लेकिन आज हमारा मौजू वैसे यही था, जो कम्युनिकेशन है बड़े इंपॉर्टेंट होती है। जब इसमें आपने भी कहा ना किसी महफिल में जाएंगे, इंट्रोड्यूस कराएं, अदरवाइज बी इन योर एनी इंटरेक्शन प्लीज बी डिसेंट, बी नाइस। इस सिलेक्शन चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको समझने की बहुत जरूरत है। प्लस एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा फेस करता हूँ, जिस पर मैं इरिटेट होता हूँ, मैं इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो है कि जब किसी भी जगह पे ना एक चीज़ रिपीट की जा रही होती है बार बार ना, होता है ना सभी किसी इंटरेक्शन में एक बात की जाती है, फिर दोबारा की जाती है, फिर दोबारा। मुझे होता है कि मतलब हो गई ना एक दफा बात, मतलब सुन ली है, हो गया, लेट्स मूव ऑन। ये हो रहा होता है, मेरा ख्याल ब्रेक बनती है। टू द पॉइंट बनना बहुत जरूरी। आज हमने कहा जरा शुएब का कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं शुएब कर नहीं पा रहा था। आज शुएब को सुना जाए, बिकॉज वी आर यू नो क्योंकि मैं भी सुनता हूँ अक्सर। हम सारे, हमारी राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली भी है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से हमने एक दूसरे को सुनना भी है। सो ये थेरेपी होती है। आधे मसले कहते हैं वहीं हल हो जाते हैं जहाँ पर आप शेयरिंग सुन लेते हैं किसी को। सो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम भी थेरेपी करें लोगों की। ज्ञान नहीं था ये तो मैंने हासिल किया है। एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन हम आज ऐसे सुन भी सकते हैं अगर हम लोगों से पूछें, इसी तरह जिस तरह मैंने सभी ने शेयर किया ना, ये कम्युनिकेशन के इश्यूज जो हम फेस कर रहे होते हैं, आप किस तरह से टैकल करते हैं इसको? अच्छा चलिए, कम्युनिकेशन बेशक इस मामले पे बात करें, बट अदरवाइज भी आप हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं, आज हम स्पेशली एक सेगमेंट रखेंगे और उस सेगमेंट में आपकी कोशिश हम करेंगे जितने मैसेज हो उन सबको शामिल करने की पूरी कोशिश करें। आप कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई आपकी एडवाइस है, कोई मुनासिब बात, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कोई बात करना चाहते हैं, सो आजकल आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, आपका इलाका कैसा है, मौसम कैसा है, कुछ भी हो तो आप हमसे आज शेयर करें, हम आगे प्रोग्राम में चल के इस पे बात करेंगे। अब हम ब्रेक की जाने बढ़े जी। हाँ, लेकिन छोटा सा टीजर एक और दे देते हैं। वो टीजर ये है कि हमारे बहुत से नौजवान इस परेशानी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि डिग्री भी कर ली है बट जॉब नहीं मिल रही। वो जॉब पोस्ट सामने आते हैं बट वो समझ नहीं पाते कि अच्छा इस पे अप्लाई कैसे करना है। वो रिवायती सी एक सीवी होती है, रिज्यूमे होता है और अप्लाई करते हैं, तस्वीर लगी हुई होती है, तस्वीर तो लगी लिखी होती है। हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। आज हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। एक तो ये फर्क सीवी और रिज्यूमे में क्या होता है और किसी भी जॉब पर अप्लाई करते हुए कितना जरूरी है कि उस जॉब के अकॉर्डिंगली आप उस रिज्यूमे को तैयार करें। विल टॉक अबाउट इट लेटर इन दिस शो। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। विल बी राइट बैक। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज तुम याद बेहिसाब आए, जिससे हम अपने लेजेंड्स को याद कर रहे होते हैं, और आज एक और लेजेंड को हम याद करेंगे, मारूफ अदाकार जमील फ़खरी। आज 9 जून को उनकी बरसी मनाई जा रही है, और इनके बारे में अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि किस तरीके से उन्होंने थिएटर से आगाज़ किया
और उसके बाद टेलीविज़न स्क्रीन पर अपने टैलेंट का लोहा मनवाया और पाकिस्तान चले फिल्म्स की काफ़ी, और इसके अलावा पीटीवी के मशहूर ड्रामा जो है वो अंधेरा उजाला, उसने उनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। इंस्पेक्टर का किरदार उन्होंने निभाया था, जाफर हुसैन, इंस्पेक्टर जाफर हुसैन। हाँ, तो ये किरदार जो है वो बहुत मकबूल हुआ था। दलदल एक ड्रामा था, उसमें इनका कैरेक्टर बहुत शानदार, बहुत जानदार था। और जिस तरह मूवीज़ की बात करें तो टोटल अगर हम देखें तो 50 से ज़ायद, जिसमें मूवीज़ भी हैं, जिसमें ड्रामे भी हैं, जिसमें स्टेज की परफॉर्मेंसेज भी हैं, अदरवाइज भी वेरी वर्सेटाइल एक्टर है। 1946 में उनकी पैदाइश हुई थी लाहौर में, लेकिन उनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, उन्हें याद करते हैं। शहजादी लगती है कोठी पूरी की पूरी। ऐसी कोठी पूरे इलाके में एक भी दिखा देना और कोई 1 इंच का नक्श निकाल दे कोठी में तो 100 जुर्माना दूंगा जो कहें। क्या मैं 10 लाख रुपए इस्लामी देंगा, 10 लाख रुपए तेरे अकाउंट से जमा करावांगा, मुंडा मान गया। जागीरें और हवेलियों की बातें करती है। वैसे एक दफा वहां जाकर आप सुन लें, हाय 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 क्या शबा है। को तो पसीना भी बहुत आता है और तुमको तो कहीं कचहरी में ना फटा लगा लेना चाहिए। ये हो तो सकता है सर। हो सकता है। द जमात पास डायरेक्ट हवलदार। आपकी मेहरबानी है सर। ध्यान से काम किया करो। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। डिग्री भी है, स्किल भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। आपके सामने एक जॉब पोस्ट है, आप वो पढ़ते हैं, आपको फ़ौरन से लगता है कि आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज आप उस पर एलिजिबल हैं, लेकिन आपको वो जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम उस पर जब अप्लाई करते हैं, अपनी रिज्यूमे तैयार करते हैं तो हम सही तरीके से तैयार नहीं करते। अब बहुत से लोग कहेंगे जी अब कौन सा वो दौर है रिज्यूमे तैयार करने का, अब तो एआई का दौर है, आप चैट जीपीटी को या जेमिनी को या डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करें, अपने रिज्यूमे रेडी कर लें और दें। एम्प्लॉयर को पता होता है कि आपने ये खुद तैयार की है और क्या चीज़ आपने कितनी रेलेवेंट लिखी हुई है और क्या चीज़ आपसे मैच करती है नहीं करती, बिकॉज एआई बहुत सी चीज़ें ऐसी उसमें ऐड कर देता है कि जो कि आपसे मैच वाकई नहीं हो रही होती। फिर आप लिख तो देते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में अगर जब आप अपेयर होते हैं तो वो आपसे मैच नहीं कर रही होती आपकी एक्सपीरियंस से। तो ये जो मामला है कि किसी भी जॉब पर अप्लाई करते हुए जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिज्यूमे। सो आज इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। हमने सोचा कि आज इस प्रोग्राम में बहुत से नौजवान जो कि हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, हमें देख रहे होते हैं, वो समझ पाएँ कि किस तरीके से रिज्यूमे तैयार करनी होती है। और एक ऐसे शख्सियत ने आज हमें ज्वाइन किया जिन्होंने बेशुमार लोगों की जॉब एप्लीकेशंस को बहुत आसान बनाया है, बहुत सहल बनाया है, चूँकि वो रिज्यूमे राइटिंग में बहुत महारत रखती हैं माशाल्लाह। ताल्लुक़ मेरे इलाके, मेरे शहर वाकैंड से है उनका। हम वी आर सो ऑनर्ड दैट उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। आबिदा नसीर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुड टू हैव यू। माशाल्लाह आपको एक वसी तजुर्बा एजुकेशन का तो है, लेकिन पिछले 6 साल से आप रिज्यूमे राइटिंग के साथ जुड़ी हैं और जिस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोग आपको रीच आउट करते हैं, रिज्यूमे तैयार करते हैं। मुझे पहले ये बताएं अब तक कितने लोगों की रिज्यूमे तैयार की है या नो काउंटिंग? आई एम नॉट काउंटिंग एक्चुअली बहुत सारे लोगों की, क्योंकि कोई एक प्लेटफॉर्म तो नहीं है जिस पे काम कर रहे हैं। फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है। पीपल रीच आउट टू मी और जितने लोग दे पे फॉर दैट रेज्यूमे तो मैं उनको बना देती हूँ रेज्यूमे। तो काउंट नहीं किया कभी कितने। हाँ, फाइवर वाले तो काउंट करते हैं कि 1000+ वहाँ पे हो चुके हैं, ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन बाकी जगहों पे तो हम काउंट नहीं करते। क्योंकि डेली बेसिस पर ज़ाहिर है आपको इतनी क्यूरीज आती होंगी। अब क्या गलतियाँ करते हैं आजकल हमारे यंगस्टर्स? ग्रेजुएट होने लगते हैं यूनिवर्सिटी से एंड देन अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता। रिज्यूमे लिखते हुए क्या गलतियाँ हैं?
देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर हम पाकिस्तानी स्पेशली इस लोकेलिटी की लोगों की बात करें तो उनको अभी तो यही नहीं पता कि सीवी और रिज्यूमे में फ़र्क क्या है। हम बल्कि चाहेंगे ये सवाल आपके सामने रखें भी ताकि लोगों तक पहुंचे कि क्या फ़र्क है सीवी में और रिज्यूमे में। बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सीवी जो होती है ये आपकी जितनी भी लाइफ जर्नी है उसमें जितना एकेडमिक या प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे आप ऐड करते हैं एक सीवी के अंदर, जिसको हम करिकुलम विटाए कहते हैं। और आमतौर पर लोग सीवी के ऊपर सी और वी लिख भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम रिज्यूमे को देखें तो रिज्यूमे एक शॉर्ट और फोकस्ड एक डॉक्यूमेंट होता है जो सिर्फ आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस और जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको हाईलाइट करता है। रेलेवेंट स्किल्स आपके जो है वो दिखाएगा कि आप किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और वो रेलेवेंट होना चाहिए उस जॉब से जिसे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हम सीवीज़ यूज़ करते हैं जब हम कोई एकेडमिक पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या हम हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ डिटेल्ड चीज़ें चाहिए होती हैं। जहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका डिटेल्ड चाहिए ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद आपने अगर कोई प्रोफेशनल वहाँ पर अचीवमेंट्स की हैं, पब्लिकेशंस हैं आपकी, या आपके थीसिस है, डिसर्टेशंस है, जितनी भी ऐसी चीज़ें रेलेवेंट वो सारी की सारी आप उसमें ऐड कर रहे होते हैं। जबकि और वो ज़्यादा लॉन्ग भी हो जाता है। और हमारे लोगों को आमतौर पे एक ये कॉम्प्लेक्स भी है कि सीवी अगर छोटा हो गया तो कोई अब हमें हायर नहीं करेगा। वो चाह रहे हैं 3-4 पेजेस का सीवी होना चाहिए, जबकि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो इसका टोटली ऑपोजिट है। वहाँ तो 1 पेज चल रहा है। वहाँ 1 पेजर चलता है। तो वो रिज्यूमे जो है ना एक्चुअली दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म, आपके सीवी में से आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेकर एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है जिसको हम कहते हैं रिज्यूमे। और फिर इसमें एक और टर्म भी आ गई है जो हम कहते हैं ATS रिज्यूमे। वो ज़्यादा पाकिस्तान में भी खैर काफ़ी उसका ट्रेंड है, लेकिन ज़्यादा बाहर जब लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये ज़रा दोबारा बताएं। ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। ओके, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। जी। अब जो दूसरी बात थी कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं, अब ऑब्वियसली जितना एक्सपोजर बढ़ता है उतना लोगों को पता भी चलता है कि क्या होना चाहिए। टिपिकली हमें जो सीवीज़ नज़र आते हैं पाकिस्तान में, मैं सीवी का वर्ड ही यूज़ करूँगी, वैसे तो दोनों इंटरचेंजेबल हैं। सीवी क्योंकि पाकिस्तानी लोग ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं, वो लोग अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, इवन फादर नेम भी और अपनी कास्ट भी डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं, हाउस एड्रेस तक डाल देते हैं और साथ में लिखा भी होता है कि जेंडर क्या है। और अपनी पासपोर्ट वाली फोटोग्राफ भी डाल देते हैं। ये बात हम ओपनिंग में कर भी रहे थे ना कि सीवी के सामने आती पिक्चर। एग्जैक्टली। और फिर उसके अंदर ये भी है कि लोग अपना जितना का उनका सारा एकेडमिक बैकग्राउंड होता है वो मैट्रिक से स्टार्ट कर लेते हैं, और इवन ग्रेड्स और यूनिवर्सिटीज़ और सिटी एंड एवरीथिंग दे पुट इट देयर। ग्रेड भी लगाते हैं, मार्क्स भी ऐड करते हैं, और वो एक बॉक्स में टेबल के अंदर जो है वो सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। और कुछ लोग तो ये भी लिखते हैं कि वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो बेसिकली जो एम्फेसिस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए कि आपकी रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ क्या है, आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है। वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती है जो आम टिपिकल पाकिस्तानीज़ हैं उनके सीवीज़ के अंदर। सिंपली ये एक टेबल होता है जिसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के अलावा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, और अगर जॉब मेंशन भी की है तो ये सिर्फ लिख देंगे कि फ़लाँ ये टाइटल था जॉब का और यहाँ पर जॉब की है। ये भी नहीं लिखा होता कि स्टार्ट कब किया और एंड कब किया है। सो दैट इज़ अ बिग थिंग। फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं। आमतौर पर जो लोग सीवी बनवा रहे होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा तुम्हारी सीवी बनी हुई है मेरी भी बना दो, उसी में मेरा नाम और ये डाल दो और उसको बना दो। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सीवी आपका या जो रिज्यूमे है बहुत ही पर्सनल डॉक्यूमेंट है, और हर एक को आपके सीवी या रिज्यूमे का आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आप क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं, और व्हाट आर यू केपेबल ऑफ। तो वो चीज़ें उसमें नज़र नहीं आती। फिर ऑब्वियसली एक ने अगर मैट्रिक की स्पेलिंग मीट्रिक लिख दी है, आपने उसी को कॉपी करके नाम चेंज किया, तो आपके उसमें भी मीट्रिक ही आ जाएगा। और मेरा ख्याल है आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा जो एक मैं कहती हूँ कि आपकी मिस्टेक नज़र आती है ना, वो कहीं कोई ग्रामेटिकल या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हो या मास्टर्स कर चुके हो और आप प्रूफ रीड नहीं कर सकते हो अपने सीवी को या रिज्यूमे को, तो वो एक बहुत बड़ी गलती समझी जाएगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद ऐसा भी होता है कि लोग बड़े फैंसी किस्म के फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, कलरफुल किस्म के उनके रिज्यूमेज़ होते हैं, बड़े बड़े लोगोज उसमें आ रहे होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं करती। कोई भी अगर हायरिंग मैनेजर देखेगा उसको अट्रैक्ट इसलिए नहीं करेगी कि टाइम कंस्ट्रेंट है। सही। एक जॉब के लिए इतने लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर नहीं भी यूज़ हो रहे, आपको एक जॉब के लिए भी 100-200 एप्लीकेशंस आ जाती हैं।
सो टिपिकली जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है वो ये है कि आपके पास 6 to 7 सेकंड्स होते हैं एक सीवी या रिज्यूमे के पास कि वो Okay. कोई इंप्रेशन क्रिएट कर सके। ठीक। और उसमें से भी जो फर्स्ट 2 सेकंड्स होते हैं ना, वो होते हैं कि कोई आपकी अटेंशन ग्रैब करेगा आपका रिज्यूमे या नहीं करेगा। अगर वो फर्स्ट 2 सेकंड्स में उसने ग्रैब कर ली तो वो फिर नेक्स्ट सेक्शंस को कोई देखेगा कि क्या एक्सपीरियंस है या बिल्कुल क्या ठीक। नहीं है, अदरवाइज वो रद्दी की टोकरी वो जो में चला पहले जाएगा। 2 सेकंड है रिज्यूमे देखने के, उसमें वो जो एम्प्लॉयर है वो क्या देखता है? क्या वो बिल्कुल जो पहली 4 लाइंस हैं या वो जो कि इंप्रेशन है उसका पेपर का वो है, क्या है? देखिए, एक तो लेआउट फ़ौरन से, और है। दूसरा है कि रीडेबिलिटी, रीडेबल है या नहीं है, क्योंकि 2 सेकंड में स्किम एंड स्कैन ही करना है ना, उसमें कोई कंप्लीट रीडिंग तो नहीं होती है। तो आपका जो प्रोफेशनल समरी है या ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है वो सबसे पहली चीज़ है जिस पे नज़र जाएगी, और उसके बाद आ जाएगी जो स्किल्स का सेक्शन होता है। अगर तो रेलेवेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो आपका जॉब एक्सपीरियंसेस है वो उसको थोड़ा बोल्ड कर लिया जाता है ताकि पता चले कि कब स्टार्ट किया, कब एंड किया, जॉब टाइटल क्या था, कंपनी कौन सी थी। Okay. तो उसमें ये होता है कि फ़ौरन से 3-4 चीज़ों पे जब नज़र जाती है तो वो अटेंशन ग्रैब करता है कि हाँ, समबडी नोज़ के सीवी कैसे लिखना है, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे बिल्कुल करना है। सही। तो फिर वो 6 to 7 सेकंड तक वो टाइम जाता है, और वो चला जाएगा इतने टाइम तक तो इट मीन्स कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। सही। ओके। अच्छा, जो जॉब एक्सपीरियंस होता है वो जिस वक्त जो आपकी करंट जॉब होती है वो आपको टॉप पे लिखनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर देख रही होती हूँ लोग ओवरऑल ना अगर Start to end 2010 कर से देते अगर हैं। स्टार्ट किया है तो वो ऊपर लिख रहे होते हैं, जिससे ऑब्वियसली सीवी पढ़ने वाले का ऐसा कोई उसमें शायद उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। Exactly. और वो बस ढूंढ रहा होता है कि अच्छा अभी कहाँ काम कर रहा है, क्या पोजीशन है उसकी, उसको पहले Exactly. लिखना चाहिए। इसका क्या प्रॉपर जी, इसको हम कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, जिसमें आपकी हाईएस्ट जो रीसेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन सही। एंड योर रीसेंट एक्सपीरियंस वो टॉप पर आते हैं, और उसी तरह से आप डाउन जाते हैं कि आपकी रीसेंट जॉब आ गई, उससे पिछली जो जॉब थी वो फिर आप लिख देते हो, और उससे पीछे इसी तरह से आप ऐड करते रहते हो। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें ना, ATS की स्पेशली बात करें, वो भी मैं एक्सप्लेन मैंने करना है। ATS मींस एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। आपने भी देखा होगा लिंक्डइन पे या कहीं भी जॉब पोर्टल्स पे जो जॉब्स आ रही होती हैं, वहाँ पर लिखा होता है साथ में कि 400 पीपल क्लिक्ड दिस और अप्लाइड ऑन दिस जॉब। अब वो अगर फॉर एग्जांपल उसका नंबर एक जॉब के लिए 500 भी हो जाता है, तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो हर एक CV को, रिज्यूमे को देखें, या पहले आने वाले 10 को देख लें, आखिरी 10 को देख लें। तो उसके लिए होता है कि उन सारे CVs या रेज्यूमेस को वो पूल में डाल देते हैं। दैट इज़ एक्चुअली सॉफ्टवेयर। Okay. वो फिल्टर आउट कर लेता है, और फिल्टर आउट कैसे करेगा, ऑब्वियसली उसको बताएंगे कि ये चीज़ होगी कुछ तो कीवर्ड्स filter out बताएंगे, करेगा, उसको पता obviously। होगा क्या है, तो उनको AI हम कहते use हैं, करेगा वो। उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो वो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने किसी स्पेशल टूल में काम भी किया है, आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आपने उसको मेंशन नहीं किया अपने रिज्यूमे के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिज्यूमे का स्कोर कम हो जाएगा। Okay. अब वो कहेंगे कि टॉप जो 10% हैं वो अगले पूल में चले जाएं, और उसको फिर कोई हायरिंग मैनेजर देखेगा। तो अगर आपने अपने आप को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं किया अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। तो वो जब तक नहीं होगा, इट मीन्स कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, स्किल भी है, काम भी आता है, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। स्पेशली जो लोग रिमोट जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान में रह के या बाहर की कंपनीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जॉब डिस्क्रिप्शंस को देखें कि वो एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, क्या स्किल होनी चाहिए आपके पास, क्या एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, और आपने उसको मिरर करना होता है अपने रिज्यूमे के अंदर। अच्छा, क्योंकि बाज़ों का एक ही CV बना के रखी होती है और कोई भी पोजीशन आती है उसके लिए सेम CV चली जाती है, और ऑब्वियसली वो रेलिवेंट नहीं होती। तो हर जॉब के लिहाज से आपको अपनी CV को मॉडिफाई Mold करना करना पड़ता है, और Exactly. वही आपको आगे जो है वो सही। देखिए, आइडियली तो ये है कि आपका एक मास्टर रिज्यूमे होना चाहिए, और आपने कंपनी A में अप्लाई किया है तो आपने कंपनी A की जॉब डिस्क्रिप्शन देखी कि उनको क्या चाहिए। मे बी कोई एक टेक्नोलॉजी A को चाहिए, कंपनी B को वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। Yes. तो आपने ये करना होता है कि उसको आपने अडेप्ट करना होता है, कुछ चीज़ें ऐड करें, कुछ उसमें से निकाल दें जो आपको लगता है कि वो रेलेवेंट नहीं है, और फिर उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस को मिरर कर लें। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लोग क्या करते हैं कि कुछ ज़्यादा लोग तो वैसे लिखते ही नहीं कि उनकी जॉब के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनके अकम्पलिशमेंट्स थी। जो लिखते भी हैं तो जो कंपनी ने उनको 16 पॉइंट्स का JD दिया होता है वो एग्जैक्टली उठा के उसमें लिख देते हैं। सो दिस इज़ नॉट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, दुनिया में ना इस वक्त 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है वक्त और एक है पैसा। दोनों चीज़ें बचानी हैं। तो दोनों बचाने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपने ये बताना है
कि आई एम द वन जो आपका ये काम कर सकता है और मैंने किया है, आई हैव ऑलरेडी मैं कर सकता अकम्प्लिश्ड। तो वो जो जॉब एक्सपीरियंसेस के अंदर आपने बुलेट्स लिखनी होती है ना, वो आपने इस तरह लिखनी है, एक तो आपने मिरर कर लिया उस चीज़ को जो कंपनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रही है, और उसको आपने इन द फॉर्म ऑफ अकम्प्लिशमेंट लिखा। यानी आपने ये बताया कि मैंने फ़लाँ कंपनी का फेसबुक पेज या जितने सोशल पेजेस थे उनको 6 मंथ्स के अंदर उनकी जो ऑर्गेनिक रीच थी उसको मैंने 300% बढ़ा दिया, या इंगेजमेंट रेट जो है वो 1.7 से 2.7 हो गया या 3.7 वट एवर मीट्रिक अप्लाई देयर। तो जितने मीट्रिक्स होंगे, जितनी अकम्पलिशमेंट्स होंगी, इट मीन्स कि आप उतना ही अच्छा इंप्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या एआई का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि देखें आजकल हम कहते हैं कि एआई का दौर है, ऐसे में अगर कहीं आपने अप्लाई करना है वहीं से आप लिखते हैं जी ये मेरा सीवी है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ हैं और ये रिक्वायरमेंट है इस जॉब की, तो इसको अलाइन करके एक रिज्यूमे तैयार कर दो, तो एआई तैयार कर देगा। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए एआई इज़ रियली एडवांसिंग, और ये पहले चीज़ें कम थी, अब ज़्यादा होती जा रही हैं, और फिर जिस तरह से लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि सीवी और रिज्यूमे तो ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान जो जॉब कर रहा है या हमारी तरह के जो लोग अब जॉब नहीं कर रहे, वो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, उनको भी चाहिए होता है। तो लोगों को पता तो है कि एक गैप तो है, ज़रूरत तो है लोगों को। हर बंदा एक सीवी राइटर के पास नहीं जाता कि मुझे लिख दो, या ख़ुद उसके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती। तो एआई टूल्स दे आर रियली इफ़ेक्टिव एज़ वेल, लेकिन हर टूल जो होता है ना वो एक जनरल फार्मूला पे काम कर रहा होता है, आपने उसके अंदर पर्सनलाइज खुद करना होता है। अगर आप वही चीज़ उठा के एग्जैक्टली भेज देंगे तो आई थिंक सो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, बजाय इसके कि आप उसको पर्सनलाइज कर लें। एंड आई थिंक वो जो एक फॉरेन इंप्रेशन भी जाता है ना कि दिस इज क्रिएटेड बाय एआई, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन बहरहाल जाता है। आप जरूर इस्तेमाल करें, हाँ पता चल जाता है, आप इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन आप बड़ा अच्छा करें, उसे पर्सनलाइज करें, उससे बाद में रीड करें, थोड़ा बहुत चेंज करें, अपने हिसाब से उसको अलाइन करें। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है, हम जैसे बना कर दे रहे होते हैं क्लाइंट्स को, तो वो कह रहे हैं ये तो एआई है, मैंने इसको चेक किया है, ये एआई है। तो मसला ये है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि हमने शॉर्ट फ्रेजेस यूज़ करनी है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड से स्टार्ट करना है, तो हमारा ना एक पेट फॉर्मेट है, जो एआई भी एक पेट फॉर्मेट पे चीज़ों पे चल रहा होता है। तो वो हमें कह रहे होते हैं देखिए ये तो एआई का इसमें आ रहा है, तो फिर उनको हम समझाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें लॉन्ग सेंटेंसेस तो है नहीं, वो कंप्लीट सेंटेंसेस तो हम नहीं लिख रहे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसे एग्जैक्टली उसको हमने कॉम्पैक्ट बनाना होता है, 1 पेज में करना होता है, तो हम उसको इसी तरह से लिख रहे होते हैं जिस तरह कोई मशीन लिख रही होती है, क्योंकि हम मिरर भी कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो वो थोड़ी सी कुछ क्लाइंट्स को ये समझाने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन समझ आ जाती है खैर उनको। अच्छा, एम्प्लॉयर्स अक्सर ये चीज़ देख रहे होते हैं कि जॉब में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई गैप ना आया हो। अब ख़वातीन ऑब्वियसली होता है कि बीच में थोड़ा गैप वो ले लेती हैं, फैमिली टाइम की वजह से, बच्चों की वजह से, एंड देन वो कंटिन्यू करती हैं एंड वो केपेबल होती हैं। किस तरीके से रिज्यूमे में उस चीज़ को ऐड किया जाए कि वो गैप एड्रेस किया जाए, ताकि ये चीज़ फील ना हो कि वो उनकी वीकनेस है, बल्कि वो स्ट्रेंथ बना के उसको लिखा जा सकता हो। देखिए एक तो चीज़ ये होती है कि आपने रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ को, रेलेवेंट एक्सपीरियंस को आपने हाईलाइट करना होता है, वो आप उसमें हाईलाइट करते हैं, लेकिन समटाइम्स गैप हैं और आपको गैप को उसी तरह से मेंशन भी करना होता है। तो यूजुअली ये वाले जो गैप्स हैं ना, ये आप इंटरव्यू में जाकर उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये क्या इशू था। अदरवाइज़ आपने अपना रिज्यूमे इतना अच्छा बनाना होता है कि आप उसको उसी के थ्रू, क्योंकि आप खुद तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना जब आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपना रिज्यूमे ही भेजना होता है, तो उसमें आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस को और ऐसी स्किल्स को हाईलाइट करना होता है कि वो अट्रैक्टिव लगे कि हाँ आप यू कैन डू इट। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, जैसे लिंक्डइन पे आप देखते हैं कि ब्रेक भी आप वहाँ टाइटल के साथ ब्रेक भी दे सकते हैं कि ये ब्रेक वाज ड्यू टू सम रीज़न, कोई फैमिली रीज़न थी या यू वेंट फॉर हायर स्टडीज़ या कुछ भी है, वो भी आप उस तरह भी मेंशन कर सकते हैं उसको। लेकिन बेसिकली ज़्यादा आप उसको एक्सप्लेन करते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। अच्छा, एज कैसे मेंशन की जाए? बिकॉज सीवीज़ या रिज्यूमे देखते हुए एम्प्लॉयर एज तो देख रहा होता है कि वो किसी यंग बंदे को हायर कर रहा है, किसी सीनियर को हायर कर रहा है, तो उसको किस तरीके से, क्योंकि आप जिस तरह बता रही थी ना कि डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है, तो वो लोग शायद इसी वजह से लिख रहे होते हैं और एम्प्लॉयर देख भी वो रहा होता है, उसको कैसे मेंशन किया जाए? देखिए मैं अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करूँ ना, तो वहाँ पर आप जेंडर, आप अपनी पिक्चर, आप डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ नहीं लिखते, और लिखना भी नहीं चाहिए, जो मैं समझती हूँ। मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रही हूँ, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी
उस फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं बट होता। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हमें यूजुअली जब आपके अगर आप वहाँ पर अपनी डेट्स लिख रहे होते हैं ना एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस में, तो वहाँ से डेट्स पता चल जाती हैं, या जब आप अपना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं अपनी प्रोफेशनल समरी में, तो वहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि किसी ने कितना एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर लिया। स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ, ना डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, ना पिक्चर की, जो मैं समझती हूँ, ना पिक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तानी सीवीज़ में हम लगा देते हैं, रिज्यूमेज़ में हम लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है यहाँ पर वो ATS नहीं है और मैनुअली काम चल रहा है, तो उसमें आप यूज़ कर लेते हैं। एंड लोकेशन ऐड करना जरूरी है? लोकेशन बिल्कुल, अगर आप रिमोट जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर रहे और आप फॉर एग्जांपल आप लाहौर में कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप वहाँ कैंट का एड्रेस लिखेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपको इस बात पे वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर आप मैनेज कर सकते हैं, ये मेंशन लाहौर पाकिस्तान ओनली, अगर आप खुद मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू गो कि कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करे या कुछ ऐसा है, तो ऑब्वियसली फिर आपको वही सच लिखना पड़ेगा जहाँ पर आप रह रहे हैं। जब एक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है किसी भी रेज्यूमे की, उसके बाद क्या करना चाहिए कैंडिडेट को? कोई ऐसी सजेशन जो आप देती हो? फॉर एग्जांपल लोग पूछते भी होंगे आपसे कि हमारी सिलेक्शन तो हो गई, आई मीन शॉर्ट लिस्टिंग तो हो गई है, व्हाट शुड वी डू? कोई ऐसी तैयारी जो कि इस रेज्यूमे को देखते हुए उन्हें करनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक्चुअली मेरा ख्याल है कि इम्तिहान जो शुरू होता है वो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ही होता है, बिकॉज दैट इज़ द थिंग कि आपने अब इम्प्रेशन क्रिएट करना है। बहुत सारी सीवीज़ ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुकी होंगी, जिसमें से वो आपको चूज़ क्यों करेंगे? सबसे पहले तो ये होता है कि आपको जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए उसका, कि आपको पता है कि काम क्या करना है। नहीं पता तो कुछ दिन होते हैं आपके पास, सीख लें। दूसरी बात यह है कि कंपनी के बारे में ज़रूर आप इन्फॉर्मेशन ले लें कि कंपनी क्या है, क्या नहीं करती। बल्कि अब तो ऐसी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है जहाँ पर आप जाके कंपनी का नाम लिखें और वहाँ पर जो प्रीवियस एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिव्यूज़ भी आ जाते हैं। ग्लास डोर है ऐसा, जहाँ पर आपको बहुत सारी पाकिस्तान में इस चीज़ को नहीं इतना कंसिडर किया जाता, लेकिन जहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वहाँ लोग पहले से कंपनी को स्टडी करके जाते हैं। ये देख कर जाते हैं कि आइदर कोई टॉक्सिक ज़्यादा तो नहीं है कि जहाँ पर आप जाकर मज़ीद आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो ना रहे। तो कंपनी के वैसे जनरली हर कंपनी की वेबसाइट होती है, हर कंपनी के पेजेस होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी होते हैं। अच्छी कंपनीज़ की बात कर रही हूँ, आप उनको जाके देखें उनका विजन क्या है, फोकस क्या है उनका। फिर जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उससे भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि कंपनी किस चीज़ के साथ ज़्यादा अलाइन कर रही है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। एक प्रिपरेशन ये होती है हमारी तरह के कपड़े बना लिए अच्छे से और मेकअप कर लिया और बाल बना लिए, प्रेजेंटेशन, वो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसके अलावा आपने उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं और मैं उनका किस तरह से जवाब दे सकता हूँ। पहले तो नहीं होता था इतना, लेकिन अब तो आपके लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ भी आप AI बहुत सारे टूल्स हैं उनसे भी हो सकता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर वो आपको प्रिपेयर करती हैं, वो आपको क्वेश्चंस बता देती हैं। और कोई नहीं तो हमारा सबका दोस्त ChatGPT है, आप उससे पूछ लें कि जी ये जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मुझसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल भी पूछ लें और वैसे भी जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट्स के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछ लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो किसी भी जगह पे आपको मुमताज़ जिसे कहते हैं ना उर्दू में कर देती है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस अगर बहुत अच्छा है तो अगर किसी जगह पे आप मार भी खा रहे हैं ना कि अब टेक्निकल चीज़ नहीं भी आती, तो फिर भी आपको कंसिडर कर लिया जाएगा जॉब के लिए, बिकॉज वी ऑल आर लर्निंग ऑल द टाइम। और एज़ अ हायरर मैंने काफ़ी अर्सा काम किया, हायर किए लोग, तो मुझे सबसे जो चीज़ अट्रैक्ट करती थी वो ये, एक तो कॉन्फिडेंस और दूसरा कम्युनिकेशन, कि वो कितना अच्छा अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप बात नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि कल के रोज़ आपको बाकी लोगों से बातचीत करने में भी मसला होगा। फिर अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना बड़ा ज़रूरी होता है। आप पॉजिटिव नज़र आएँ,
आप कोचेबल नज़र आएँ, आप ऐसे बंदे नज़र आएँ जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपके इंटरव्यू में बैठते ही वो आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें जिससे वो आप ये जानना चाह रहे हो कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या एट दैट मोमेंट आप कोई डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब आप कॉन्शियसली इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। और फिर घबराना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ना घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा जॉब नहीं मिलेगी ना। तो दिस इज़ एन एक्सपीरियंस एज वेल। एक इंटरव्यू दे के किसी को हो सकता है जॉब ना मिले, 10 दे के अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा ये सवाल पूछते हैं, ये करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये बताना चाहिए था पहले। सो यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तो हमेशा डरना नहीं चाहिए इस बात से, इस चीज़ को लेके चलना चाहिए कि मैं भी इस एक्सपीरियंस से भी मैं सीख रहा हूँ। क्या अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के अलावा जो चीज़ें फोकस करने वाली हैं इन द इंटरव्यू, वो कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस ही है? नहीं, देखें, एक तो प्रेजेंटेशन की तो हमने पहले बात की, कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, एंड हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड। आपने कंपनी के बारे में कुछ सर्च किया है, नहीं किया, कि कंपनी किस चीज़ पे काम कर रही है, एंड उनकी सर्विस क्या है, या उनका प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली होता है कि आप उस कंपनी के बारे में कुछ जानते ही नहीं होते, और अगर वो सवाल कर लें कि क्या आप हमारे बारे में जानते हैं, तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। इसी तरह एक सवाल किया जाता है अक्सर इंटरव्यूज के एंड पे ना, कि एनीथिंग यू वांट टू आस्क, और अक्सर ज़्यादातर लोग कहते हैं नो आई थिंक। हाँ, सो अगर ये सवाल हो तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपके इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और आपने क्या क्या पूछा है। यूजुअली कंपनी कल्चर के बारे में, या जो एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी की, उनके बारे में पूछ लाना चाहिए कि आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर क्या आपको रिक्वायर्ड है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए। या समटाइम्स जब आपको लगता है कि बड़ा अच्छा इंटरव्यू गया है तो यू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स एज वेल, और बाकी चीज़ों की बात भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में क्या चीज़ डिस्कस हुई है, क्योंकि समटाइम्स बड़े फॉर्मल किस्म के इंटरव्यूज़ होते हैं कि उनमें कोई ज़्यादा चीज़ डिस्कस ही नहीं होती। अच्छा एकेडमिक करियर बताएं, ये चीज़ बताएं, वो बताएं, और ये जा हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपसे कितनी खुल के बात हो रही है और उस पर आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कल्चर में वैसे है नहीं है, ऐसे वो कहते नहीं हैं, वो बस एंड में कहते हैं अच्छा आप जाइए, आपको बता देंगे हम। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि हम रिमोट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, समटाइम्स आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, तब भी ये सवाल लाजमी वो लोग पूछते हैं आपसे एट द एंड। हमें तैयार सबके लिए बैरल करना होता है। वो जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की आप बात करें, जो कि ज़्यादा इंटरनेशनल ज़्यादा यूज़ होता है, क्या पाकिस्तान में भी कंपनीज यूज़ कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हैं। ओके, बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखिए, एक वक्त की ज़रूरत है ना। अब एक जॉब पे अगर 30, 40, 50 लोग अप्लाई करते हैं तो आसान है, लेकिन अब आप पाकिस्तान में भी देखें, एक जॉब पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे आर अप्लाइंग, तो अल्टीमेटली तो इनको भी ज़रूरत पड़ती है। और फिर ATS कोई एक तरह का नहीं होता है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ ATS, और वो कस्टमाइज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स। सही बात है, उसके अकॉर्डिंगली फिर फिल्टर आउट हो जाता है। Exactly. चूँकि हमने आगाज़ में बात की ना कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सर्विसेज दे रही हैं, जिसमें फाइवर भी है, अपवर्क भी है, लिंक्डइन भी है, फेसबुक एंड सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स। वी हैव हर्ड फ्रॉम फ्यू मंथ्स के फाइवर, अपवर्क बहुत डाउन हो गया है। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो अब बहुत मुतासर हो गए हैं कि उस तरह से काम नहीं मिला बिकॉज ऑफ AI फॉर श्योर। आपका काम कितना मुतासर हुआ? क्योंकि राइटिंग के जितने भी जॉब्स हैं दे आर अफेक्टेड AI से, ये भी अफेक्ट हुआ है। आई वुड से कि अगर मैं $2500 पर मंथ पहले को 2 साल पहले मेरे अगर हो रहे थे, तो अभी वो ड्रॉप होके 1500 या 1200 या इतना एवरेज ऑन एवरेज रह गया होगा, लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट नंबर या जो अमाउंट थी। तो AI ने अफेक्ट तो किया है, स्पेशली राइटिंग जॉब्स को, या वेरी जो बेसिक जॉब्स थी उनको अफेक्ट किया है। और रिज्यूमे राइटिंग को इसलिए भी किया है क्योंकि नीड ज़्यादा है और लोगों ने ज़्यादा टूल्स और इस तरह की चीज़ें भी बनाना स्टार्ट कर दी हैं, तो वो भी एक अफेक्ट है उस पर। लेकिन आप जितनी बेसिक जॉब पे जाएंगे ना, उतना ही आपको रिप्लेस करना आसान होगा। अब वीडियो एडिटिंग जो है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे टूल्स भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो वीडियो एडिटिंग है ना, वो अभी भी ह्यूमनली वो पॉसिबल बेहतर पॉसिबल इसीलिए है कि वो ह्यूमंस कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो जो क्रिएटिविटी है ना, वो एक सेट फॉर्मेट जो इसके अंदर होता है ना टूल्स के अंदर, वो उसमें नहीं ला सकते। फिर इसी तरह मोनोटनी नजर आती है, जो भी AI के थ्रू चीज़ बनती है वो सारी मोनोटनस लगती है, लेकिन जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन होती है देन देयर इज क्रिएटिविटी, उसमें हमें वर्सेटिलिटी। आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो पोस्ट लगा रहे हैं, एक ही तरह का ना वो नज़र आ रहा है उनका, जो
क्या कहते हैं उनको, ग्राफिक डिज़ाइन में नज़र आ रही हैं चीज़ें आपको, क्योंकि वो क्लाउड से आ रही हैं Yes. या जो चैट जीपीटी कर रहा है उससे भी, तो वो फ़ौरन पहचाना जाता है, क्रिएटिविटी नहीं नज़र आती। लोगो डिज़ाइन की बात करें ना, वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टूल्स भी बिल्कुल ऐसे ही अवेलेबल है। हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं आएगी क्रिएटिविटी जो कि एक ह्यूमन उसमें कर सकता है। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे मेरी तरह कर रहे हैं, बेसिक काम ही कर रहे हैं, राइटिंग का ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप इतना स्पेसिफिक हो जाए ना कि फिर भी आपके पास क्लाइंट आए। और फिर दूसरी बात ये है कि फाइवर और अपवर्क और ये जो प्लेटफॉर्म्स की हम बात करते हैं कि बड़े डाउन हो गए हैं, ऑर्डर रेशो कम हो गई है, तो वजह वही है कि जो बेसिक चीज़ें रिप्लेस हो सकती थी एआई वो रिप्लेस कर रहा है, और जिनको समझ नहीं भी है वो अभी भी एआई यूज़ कर रहे हैं, अंधाधुन यूज़ कर रहे हैं। फिर उन्हें थोड़े दिन बाद आइडिया होता है कि नहीं, ये पैसे दे ही देना चाहिए थे, $100 दे ही देने चाहिए थे इसके लिए, क्योंकि जॉब उनको कॉल्स नहीं आती हैं। क्योंकि हमारे पास जब आ रहे होते हैं ना, तो हमें कह रहे होते हैं कि मैंने 100 जॉब पे अप्लाई किया और मुझे कॉल नहीं आई है। तो वो जो अपना CV शेयर करते हैं, तो एग्जैक्टली वो चैट जीपीटी के वो सारी उसके अंदर चीज़ें होती हैं, तो उनको हम फिर कस्टमाइज़ करके उनको प्रॉपरली ठीक करके देते हैं, और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अच्छा, वैसे कोई न्यू नॉर्मल भी कुछ चीज़ें बनना शुरू हो गई है ना, लेट्स सपोज जिस तरह पोस्टर्स की बात हम कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं, शायद लोगों को अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता कैसे डिज़ाइन हुआ हुआ है, वो ज़्यादा कंटेंट पे फोकस कर रहे होते हैं और वो कंटेंट देख रहे होते हैं। डजंट मैटर कि वो किस कलर का बना हुआ है, उसमें क्या डिज़ाइनिंग हुई हुई है, वो चीज़ें शायद अब लोग इतना ज़्यादा उसको फोकस भी नहीं करना शुरू हो गए। तो वो शायद इस वजह से भी इस तरह की जॉब्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से भी ये भी अब आउटडेटेड होती जा रही हैं। नहीं, एग्जैक्टली वो तो है ही, जो बेसिक जॉब्स हैं वो तो हो ही जाएंगी, लेकिन देखिए एक चीज़ होती है कि आप किसी भी जगह पे है ना, हम अपने आपस के रिश्तों की भी बात करते हैं, तो हम जोर किस पे होता है, एफर्ट के ऊपर, कि एफर्ट है कि नहीं है। वही चीज़ अगर नॉर्मल वे में कर दी, बगैर एफर्ट लगाए कर दी, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अभी जो नज़र आ रहा है ना, आप देखिए इतना डेटा हमारे इर्द गिर्द है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, तवज्जो नहीं जाती वहाँ पे। वो इसीलिए नहीं जाती ना, एफर्ट ही नहीं है, एफर्ट नहीं है। जहाँ आपको एफर्ट नज़र आती है वहाँ आपकी तवज्जो चली जाती है। आपने चूँकि माशाल्लाह जिस तरीके से 6 साल में अपना नाम बनाया, तो क्या और लोग हैं पाकिस्तान में जो कि स्पेसिफिकली रेज्यूमे राइटिंग पे काम कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं बहुत कम लोग हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं? नहीं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज आई स्टार्टेड 6 years ago, 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, तो काफ़ी उस वक्त कम थे लोग। अब तो देखें जितने इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ गई, नॉलेज ज़्यादा आ गई, एआई टूल ज़्यादा आ गए, तो और कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं अच्छा चलो हम भी रिज्यूमे राइटर बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतने लेवल पर आगे जाना कि जैसे मैं टॉप रेटेड में अराउंड 3 years में, मैं 4 years में मैं हो गई थी। उसके बाद वेटेड प्रो फाइवर की तरफ से मुझे बैच मिला है, कुछ 6 महीने पहले मुझे मिला है। तो मेरा ख्याल है इतने लेवल तक पाकिस्तान में कम लोग हैं, और फीमेल्स तो मुझे कोई नज़र नहीं है, क्योंकि फाइवर के जो अपने मीटअप्स होते हैं उसमें भी पूरे मुल्क हम से अक्सर ही उनके लोग इवेंट्स में बुलाते देखते हैं कि ख़वातीन की वैसी तादाद कम होती है, फिर हमें आवाज़ स्टैंड आउट करती नज़र भी आती हैं। आपको फाइवर पे बहुत सारी ख़वातीन की गिग्स मिल जाएंगी, पाकिस्तान से मिल जाएंगी, लेकिन उनके पीछे भाई बैठे होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है कि आप जैसी ख़वातीन आगे भी बढ़ी हैं और इंस्पायर भी करी है हमारी और ख़वातीन को कि वो आगे बढ़ें और अपने करियर में इसी तरीके से एक्सेल करें। बहुत शुक्रिया आबदा साहिबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अब वो वक्त नहीं है कि हम कहें कि तालीम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक या क्लासरूम्स तक महदूद है। अब वो दौर है जिसमें हम एक टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और वर्ल्ड वाइड यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और किस तरीके से इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और किस तरीके से फ़ायदा उठाया गया है। बहुत से ममालिक इसमें ज़ाहिर बहुत तेज़ी के साथ आगे गए हैं, उन्होंने इस पर काम किया है, एग्जाम्पल सेट की हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान इसमें अब आगे बढ़ रहा है, चूँकि हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इसकी इंटरवेंशन हमें पाकिस्तान में नज़र आ रही है कि कैसे एक क्रिटिकल थिंकिंग आप बच्चे के अंदर लेकर आते हैं और कैसे बच्चे को अलाइन करते हैं कि अपनी जो डिग्री है उसको जॉब मार्केट से आपने अलाइन करना है। सो आज इस मौजू पे हमें बात भी करनी है, और जो स्टेम एजुकेशन है इस पर PhD जिन्होंने की है आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अक्सर हमें ज्वाइन करते हैं डॉक्टर सामिया रहमान साहिबा, डायरेक्टर हैं फेडरल
मैं भूल गया उस डिपार्टमेंट को, कॉलेज ऑफ फेडरल, एजुकेशन। हाँ यस, फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैंने मिक्स कर दिया, सो सॉरी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? ऐसे नालायक स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको मजीद भी? नहीं माशाल्लाह, हमारा काम सिखाना है और बच्चा बच्चा होता है, जैसा भी हो हमारे सामने। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप भी। तो हर रोज़ हमारी लर्निंग होती है। नहीं ज़ाहिर है हम खुद सीख रहे होते हैं आज सब। जिसमें मैं PhD हूँ, सिर्फ 10 साल 12 साल पहले मुझे इस टर्म का भी नहीं पता था। मैं भी आप ही की तरह थी। डॉक्टर साहब, स्टेम एजुकेशन कितना पाकिस्तान में अब इसका रुझान हो रहा है? स्टेम बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स का है। पाकिस्तान में इस वक्त हम जो है इसको नाफज कर रहे हैं। अभी इनिशियल स्टेज पे है। दुनिया के बहुत से एकेडेमिया में, जैसे जापान है, चाइना है, अमेरिका है। अमेरिका में 1960s से इसको नाफज किया गया और अब चाइना और अमेरिका भी, जापान भी इससे बहुत आगे हैं। फिनलैंड बहुत आगे है। पाकिस्तान में इस वक्त ये इब्तदाई स्टेज पे है। तो लेकिन जाहिर है हम ये नहीं कह सकते कोई चीज़ नामुमकिन है। और इसकी जो है ख़ास बात है कि मैं अगर फ़िज़िक्स पढ़ा रही हूँ, मैं मेजरमेंट पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे सामने जो बच्चा है उसने कल न्यूक्लियस का डायामीटर मेजर करना है या बुचर शॉप खोलनी है और वहाँ पर मेजरमेंट करनी है गोश्त की। अब अगर वो किसान की दुकान खोले या न्यूक्लियस का डायमीटर मेजर करे, मुझे उसको मेजरमेंट स्किल सिखानी है। हमारे एकेडेमिया क्या एक बहुत बड़ा जो मसला है इस वक्त, हमारी जॉब मार्केट से अलाइन नहीं है। तो स्टेम एजुकेशन बेसिकली एकेडेमिया और इंडस्ट्री की अलाइनमेंट करता है। जो बच्चे को जो इंडस्ट्री में जो जैसा बच्चा चाहिए, हम अपने स्कूल में वैसा प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए ये जो है, मैं समझती हूँ एहतियात की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पिछले 1000 साल की अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ें तो इतनी तब्दीली नहीं आई जितनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आ रही है। चंद सालों में आ गई। हाँ, इस वक्त हम नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का एकेडेमिया और सोसाइटीज़ जो हैं वो एपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट या चेंज, जिसमें कह सकते हैं पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा, उसके अंदर से गुजर रहे हैं। उसमें जॉब का स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो जाएगा। अब आप सिंपली जैसे मैंने बहुत साल पहले जो MSc फ़िज़िक्स में पढ़ा था, और मैंने पढ़ने के बाद पहले महीने में मुझे 5 जॉब्स की ऑफ़र्स थी। आज के बच्चे को वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। और आज किसी भी, और सिर्फ फिज़िक्स नहीं, उर्दू, इंग्लिश, केमिस्ट्री किसी में भी करे, लेकिन उसको जॉब मार्केट से जाने से पहले जॉब अलाइनमेंट के लिए उसको स्किल्स चाहिए। उसके लिए हमें अपने करिकुलम डिज़ाइन और हमने टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज करनी होगी। टीचिंग मेथडोलॉजी में हमें अपना स्टेम का लाना होगा, उसको अपना इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ जब तक हम सिखाएंगे नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब तक हम उनको सिखाते नहीं हैं तो उनको नहीं, तो ये एक्चुअली जो है आप कह सकते हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने पहले बात की, मतलब हमेशा मैं इस बात पे ना बड़ा सोच रही होती हूँ कि जब भी हम किसी भी नई चीज़ की बात करते हैं, स्पेशली एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो कहा जाता है अच्छा बाकी ममालिक में तो आम हो चुकी है, पाकिस्तान में नहीं है। ये चीज़ कितना गैप क्रिएट करती है हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से? यहाँ पर मैं, आप यकीन करें कि मेरी कम्युनिटी है, मैं उस्ताद हूँ, यहाँ मैं उस्ताद को ज़िम्मेदार करार देती हूँ। उस्ताद सीखने के लिए तैयार नहीं है, ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर में। मैं क्लासरूम में हर रोज़ एक इम्पैक्ट छोड़ती हूँ। मेरे जो स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली मेरी बच्चों तक जाते हैं। तो हमारा उस्ताद बुनियादी तौर पर इसकी तरबियत लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एक मैं कह सकती हूँ कि एक चंद को, आप सारे उस्ताद अपने आप पर इसको क्रिटिसिज्म ना लें, कुछ यकीनन होते हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा बहरहाल हमें रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक उस्ताद जो है वो मॉडर्नाइज नहीं होगा और टीचर ट्रेनिंग की हम नहीं जाएंगे, ख्वाह वो ज़बरदस्ती हो, ख्वाह वो विलिंगली वो करें, हमें जब तक अपनी डिग्री, और इसके साथ साथ हमें डिग्री डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। अभी जो इस वक्त जितनी मार्केट में तब्दीली आ रही है जॉब मार्केट में, उसके मुताबिक हमें अपना पुराना डिग्री स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा। हमें माइक्रो डिग्रीज, ऑल्टरनेट डिग्री पाथ्स की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और साथ साथ हमें उसके लिए एक बहुत रिगोरस मॉडल जो है वो टीचर ट्रेनिंग का चाहिए, जो कि इस वक्त हमारे एकेडेमिया में बहुत मिसिंग है। आपने जो बात की कि हमेशा हम लेट क्यों होते हैं, हमारे यहाँ कोई एक प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर्ड किस्म का टीचर ट्रेनिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता।
सही। कॉलेजेस मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, लेकिन वो आइसोलेशन में ट्रेनिंग बहरहाल हो रही है, लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम उस तरह से नहीं है। आइसोलेशन में एनजीओ ड्रिवन हो रही है, लेकिन अगर जो स्टेट पॉलिसी के अंडर जो चीज़ हो, जो अगर कोई चीज़ डिग्री की जो चीज़ें जो हैं हायर एजुकेशन कमीशन मैंडेटरी कर देता है, वो जो मैंडेटरी होती हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ख्वाह वो मिलिट्री की हों, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी की हों, उनका इम्पैक्ट। अच्छा, लेकिन इसमें मैं ये भी देखता हूँ कि चूंकि हम इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से इसको अगर समझें तो बहुत से अब हमें मॉडल स्कूल्स और मॉडल कॉलेजेस नज़र आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी और ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से भी। ज़रा स्टार्ट वो हुआ है, हाँ, लेकिन चूँकि पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा उसमें होना चाहिए। और ये भी मेरी ज़ाती राय है कि हम ज़रा ज़्यादा ना पब्लिक सेक्टर को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, हालांकि अगर हम प्राइवेट में देखें तो वहाँ पे भी ये इश्यूज़ हैं। मतलब मेरे बच्चे प्राइवेट में जाते हैं और जब ऑनलाइन क्लास होते हैं टीचर को नहीं समझ आ रही होती कि म्यूट कैसे करना है, मतलब ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर्स को नहीं पता कि अच्छा वो जूम क्लास कैसे कंडक्ट करनी है, उसमें इशूज़ आ रहे होते हैं। तो एक बंदा उन्होंने रखा होता है सियाना अपने स्कूल में जो गाइड कर रहा होता है। सो ये मसला इन एनी केस पब्लिक प्राइवेट दोनों में, पब्लिक प्राइवेट दोनों में कम्युनिटी को कहती हूँ। Absolutely. मैं जब रिप्रेजेंट करती हूँ तो टीचर कम्युनिटी को सही कहती बात है, हूँ। वो तो दुरुस्त वहाँ बात। पर मैं उन दोनों का कहती हूँ। और अब जबकि हमारे मुल्क के हालात भी इस तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स में हमें हुकूमत पाकिस्तान का साथ देना है Absolutely. और उसमें 3 दिन की छुट्टी आ गई है। तो वहाँ पर एकेडेमिया में और या फिर हम कहते हैं पॉवर्टी, लर्निंग पॉवर्टी प्रोड्यूस हो रही है, तो इन टर्म्स से अवॉइड करने के लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस्तिज़ा की है कि वो आगे आएँ, अपने स्किल डेवलप करें। टेक्नोलॉजी, ख़ास सॉफ्ट टेक्नोलॉजी हो, हार्ड टेक्नोलॉजी हो, जो भी हो, हमारे इस्तिज़ा को उसके साथ अपने स्किल्स अलाइन करने हैं, आगे होकर सीखना है, कौम की ज़रूरत को समझते हुए, क्योंकि ये बच्चा हमारा आने वाला कल है। Absolutely. आज अगर हम कह रहे हैं कि 60 साल हम पीछे हैं, मैं कह रही हूँ 1960 में अमेरिका में हो गया या बाकी मुल्कों में हो गया, तो ये बच्चा जो आज मेरे पास जो इस वक्त है, ये 40-50 साल के बाद, ये अगले 40-50 साल ये फील्ड में होगा। तो जो मुझे नहीं आता, मैं इसको नहीं सिखा रही, इसका मतलब है 50 साल और इसमें ऐड कर दें, 100 साल पीछे हो जाएंगे हम। सही बात। तो क्या इसमें साथ की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आम एक देखें, आप टीवी एंकर हैं, आप यहाँ पर बैकग्राउंड में इंजीनियर हैं, यहाँ पर साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, ये सारे किसी न किसी उस्ताद के हाथों के तरबियत याफ्ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अब वो उस्ताद ने जो सिखाया, इनको अलिफ बे ज़रूर सिखाई, बेसिक ज़रूर सिखाई, आगे जो है वो अपने स्किल ये डेवलप करते हैं। जब उस्ताद बेसिक नहीं सिखाएगा तो फिर ये सारी बात उस बेसिक में है ना। हाँ, उस हम अगर बेसिक पे काम कर लें, वो स्ट्रांग हो जाए, बुनियाद मजबूत हो जाए, तो आगे इमारत तो फिर अच्छी होती है। अच्छी होती है, कोई शक क्योंकि जब वो बच्चा मेरे पास होता है तो उसकी सिर्फ एक स्किल नहीं, उसकी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसका स्ट्रक्चर मैं डेवलप कर रही होती हूँ। मैं टाइम पे क्लास में आई, मैंने क्लास में कैसा वक्त गुजारा, मैं किस तरह से खड़ी हुई, मैंने किस तरह से ज़बान इस्तेमाल की, मैं किस तरह से बोली, और मेरे क्या स्किल्स हैं, ये मेरे बच्चों में जाते हैं। और देखिए मैडम, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ आपकी वो जो एक डिग्री या क्वालिफिकेशन या वो जो स्किल है वो है, और फिर जो ना आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बात करने का अंदाज, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, आपने कितना अच्छा कहा, वो आप खड़े कैसे हो रहे हैं, आप बात क्या कर रहे हैं, आप सिखा, मोरालिटी, सिविक सेंस, ये सब कुछ भी उस्ताद से समहाउ आ रहा है। ये इससे मुझे याद है, देखें अभी भी खैर बच्चों को अगर देखें, हम बचपन में क्या करते थे, हम टीचर खेलते थे, बड़ा कॉमन। कितना इन्फ्लुएंस है एक टीचर का, उस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ कि हम इतना ऑब्जर्व करते थे और इतना ज़्यादा असर होता था टीचर की पर्सनालिटी का, कि घर में जब टीचर खेलते थे, जो टीचर बनता था वो पूरी वो पर्सनालिटी बनाते थे। टीचर बात किस तरह कर रही है, जो होते हैं ना प्राइमरी इयर्स, उसमें टीचर खेलता बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो देखिए इंटरेक्शन ज़्यादा टीचर से हो रही है, बच्चा सीख रहा है वहाँ से। हाँ, मेरे अपने बच्चे के साथ हुआ, मैं उसका नेल्स काट रही थी, तो मैंने कहा ये बेटा ये गंदा लग रहा है आपका हाथ। उसने कहा नहीं, आप मेरी टीचर के जैसे कर दें, वो अच्छा लग रहा है। मेरी टीचर का हाथ वो कलर भी लगाती हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो बच्चा जो है वो टीचर को बहुत ऑब्जर्व करता है। अगर मैं रोज़ 10 मिनट क्लास में जाऊँगी, वो बच्चा रोज़ 10 मिनट अपने ऑफिस में लेट जाएगा। ठीक है, उसको वक्त की कदर का एहसास नहीं होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि आज के इस्तिज़ा को स्टेम एजुकेशन की तरफ ट्रेनिंग लेके बहुत रिगोरस आना चाहिए। और इस वक्त ट्रेनिंग लेना ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी, हम हर चीज़ हुकूमत पे डाल दें। बहुत से ऑनलाइन लर्निंग मोड्स मौजूद हैं, इस्तिज़ा खुद अपना स्किल सेट आपने इंप्रूव करना है, वो आपके अपने लिए भी बेहतर है। अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं। लर्निंग के इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं दुनिया में।
एब्सोल्युटली। देखिए मैडम, आपने खुद भी इसको कि महसूस किया, आप हार्वर्ड जैसे बड़े एक इदारे में गई, वहाँ से आपने माशाल्लाह पीएचडी की। सो ये जो सोच एक उस्ताद के अंदर होती है कि मुझे खुद अपने स्किल सेट पर काम करना है, वो चाहे पाकिस्तान में रहते हुए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो या इवन आईवी लीग्स तक भी आप जाएँ इस तरह पढ़ने के और लिए। फिर अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ पे बात होती है कि अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी आपको भी तो मिली, आप जैसी और बहुत सारी टीचर्स जो जी कि बिल्कुल पढ़ते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टीचर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। Yes. इस वक्त हमारी अगर आप कहें पब्लिक सेक्टर को अब करें तो हमारा जो कैंपस है वो प्राइवेट सेक्टर से बेहतर है। हमारे टीचर्स की क्वालिफिकेशन बेहतर है, हमारे पे स्केल्स बेहतर हैं, हर चीज़ बेहतर है। सिर्फ ये है कि हमने इन रिटर्न कॉम को क्या देना है। यस। ठीक है, ये मुझे एक इंटरनेशनली मैं एक टीचर ट्रेनर के साथ काम कर रही थी। जब मैं टीचर ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रही थी तो मैंने उनको कहा, थोड़ा सा मैंने आर्गू कहा कि आप इस तरह से ये नहीं करें। वो छोटे छोटे जुमले क्या थे कि बच्चा जो है वो टेबल को किक करता है, छोटे बच्चों की आदत होती है। तो टीचर ने उसको कहना है कि हनी, दिस टेबल हैज़ बीन बॉट फॉर यू बाय द स्टेट केयर्स फॉर यू, यू हैव टू केयर ऑल्सो द स्टेट। आपको भी मुल्क की उतनी ही केयर करनी है। तो क्या हमने ऐसा सिखाया? मैंने उसे कहा कि ये मेरा टेक्नोलॉजी का है तो इसमें ये जुमले अहम नहीं है। उसने कहा नो मिसेस डोगर, इफ़ अ चाइल्ड कंप्लीट्स एलिमेंट्री एजुकेशन हियर ऑन दिस लैंड, he or she is the child of United States only, not of his parents even. ये कितना बड़ा जुमला है कि हमने उन्होंने उस बच्चे को क्या सिखा दिया। अब ये चीज़ क्या है, एक उस्ताद के हाथ में। उसके बहुत छोटे छोटे एक्ट्स के अंदर है, इतने मामूली के जिसमें अगर वही उस्ताद है हर वक्त आके क्लास में ये रोना रोए, मुझे हुकूमत ये नहीं देती, मुझे पैसे नहीं देती, मुझे This is not ये graceful घर के attitude मसले नहीं। भी हाँ, वो घर के मसले, जॉब के मसले, हम भी pay कहते के होते थे ना मसले। कि आज इस तरह लड़के ये आएंगे। लड़ाई हुई हुई क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता था कि ये क्या है ना। बच्चों को बड़ी जल्दी पता चलता है। बच्चे बड़े कीन ऑब्जर्वर होते हैं, बड़ों वो की आप निस्बत। बिहेवियर से अंदाजा लगा रहे थे गड़बड़ है कुछ। हाँ, और असातिज़ा मैं कहती होती हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर किसी को पब्लिकली कोई बात कह रहे हैं, वो माने या ना माने उसकी मर्जी है। मैं 40 की क्लास में जो खड़ी होकर बात कर रही हूँ, उन्होंने माननी है, ठीक है, उन्होंने वो सीखना है। No doubt. ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि किसी और तबके के पास नहीं होती। तो इस चीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो समझती हूँ कि असातिज़ा जो हैं और पाकिस्तानी असातिज़ा बड़ा प्रिविलेज तबका है। ऐसे ही है। और क्या इसमें सिर्फ एक इशू जो कि हम एड्रेस उस तरीके से नहीं कर पाए वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है? बुनियादी तौर पर बुनियादी तो तौर पर तरबियत वही की है। कमी है। देखें, मैं एक डॉक्टर को किताबें पढ़ाएं, क्या आपको हॉस्पिटल में खड़ा कर देंगे? एक फ़ौजी को थ्योरी पढ़ाएं, वॉर स्टडीज़ का एक कोर्स करा दें, क्या उसे मैदान जंग में भेज सकते हैं? नहीं, जब तक कि उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ना हो। तो जब हम बाकी शोबों के लिए इतना समझते हैं तो असातिज़ा के लिए क्यों नहीं? असातिज़ा बिल्कुल 6 साल या 16 साल 18 साल डिग्री लेते हैं और आके क्लासरूम में खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद मैं यकीन कीजिए कि आज पहले दिन मैं जो अपनी क्लास में गई और जिस तरह से मैंने किया, आज मैं पलट के देखूं तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने सही नहीं पढ़ाया। वक्त के साथ साथ जो आज मैं हूँ और मैंने जितनी ट्रेनिंग्स ली हैं, तो अगर हम पहले दिन क्लास में जब उस्ताद को खड़ा करना है, उससे पहले कोई 3 माह 6 माह की हम उसको तरबियत दे दें, उसने किस तरह से बात करनी, किस तरह से पढ़ाना है, तो मेरा ख्याल है हमारा टोटल एकेडेमिया जो है उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव और देखिए करेगी। सेल्फ एनालिसिस है ना ये। हाँ। आप अपनी वीकनेसेस आप अपनी वीकनेस खुद और आप करते हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ पहले कमी थी, क्योंकि वक्त के साथ इंसान बदलता है, बिल्कुल सीखता है, वक्त के ज़रूरतें साथ बदल साथ। जाती हैं। मेरा पहला दिन और मेरा आज का दिन बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। और होना चाहिए। हाँ, और अगर नहीं हुआ तो ये मेरी नाकामी ये है। हम सबकी नाकामी है। अगर हमारा आज कल से बेहतर नहीं है बेहतर तो नहीं हमने कुछ हासिल नहीं किया। तो हम basically। असातिज़ा को मेरा ख्याल है अगर हम बाकी शोबों में, हम हॉस्पिटल में नहीं भेज सकते, हम कोर्ट में लॉयर को नहीं ट्रेनिंग के बगैर भेज सकते, हम फ़ौजी को महाज पे नहीं भेज सकते, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम उस्ताद को क्लासरूम में खड़ा कर दें? वो जो पूरी नस्ल पे इम्पैक्ट करता है। आम इंसान जो है वो 1 घंटे में 2 या 4 लोगों पे इम्पैक्ट करता है। एक उस्ताद 1 घंटे में 40 40 लोगों पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है। एब्सोल्युटली। और आई थिंक
ये जो मौजू इस वक्त हम डिस्कस करें इसलिए भी शायद ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा या हो रहा है, क्योंकि अभी देखें जिस तरह हम कहते हैं ना स्कूल के पर्सपेक्टिव समर ब्रेक है या सेमेस्टर ब्रेक है अदरवाइज, तो ये टाइम है टीचर्स के पास कि बजाय इसके वो ये सोचें कि इट्स अ ब्रेक, अपने स्किल सेट पे काम कर लें। हाँ, और पूरी training पे दुनिया में काम होता कर लें। है कि समर ब्रेक जो होती है वो उनकी CPD कोर्सेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, तो वो उनको करना चाहिए। अगर हुकूमत करवाती है ठीक है, नहीं करवाती खुद कर तो लें। उनको बहुत से इस तरह से चांसेस मिल सकते हैं। इदारे हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल करवा रहे मौजूद हैं, हैं। ज़रूर करें। ये दोनों तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके अपने लिए कि यू हैव डन समथिंग, यू हैव अचीव्ड समथिंग, यू हैव अपग्रेडेड योरसेल्फ, आपका स्किल सेट बेहतर हुआ है, एंड देन जब आप वो ट्रांसलेट करेंगे अपने बच्चों में तो वो आप इजीली कर पाएंगे। और वो बच्चे जो कि आपकी जिम्मेदारी हैं, चूँकि जिस तरह आपने बड़ा अच्छा कहा वो स्टेट की ज़्यादा जिम्मेदारी होते हैं और वो उस्ताद पे ज़्यादा सारी जिम्मेदारी, बिकॉज वो ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं उस्ताद स्टेट और बच्चों के दरमियान, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेम एजुकेशन, उसकी जो इम्प्लीकेशन है उस पर आज हम बात कर रहे थे। अगेन मैं ये इस पर ज़रूर जोर दूंगा कि वो चाहे पब्लिक सेक्टर है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर है, एवरी टीचर ये खुद से एक सेल्फ रियलाइजेशन के साथ होना चाहिए कि हमें ये प्रोग्राम्स करने हैं, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है ताकि हम और बेहतर तौर पर खिदमत कर सकें कौम की। हमें आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।